कभी सोचा है कि हम अपने परिवार वालों जैसे दिखते तो हैं, मतलब आंखों का रंग, बालों का स्टाइल, कभी कभी तो आदतें भी सेम होती हैं, पर फिर भी हम सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, कितने यूनिक हैं। है ना एक पहेली जैसी बात? तो बस आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, समझते हैं आनुवंशिकता के उन नियमों को जो तय करते हैं कि हम कौन हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, जरा अपने कान के निचले हिस्से को देखिए, जिसे हम ईयरलोब कहते हैं। क्या वो सिर से जुड़ा हुआ है या फिर एकदम आजाद है, लटका हुआ है? अब देखिए, ये कितनी छोटी सी बात है ना? पर ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर हमारी शरीर की ये छोटी छोटी खासियतें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती कैसे हैं? इसका सीक्रेट कोड क्या है भाई? तो इस कोड को क्रैक करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं 19वीं सदी में, एक मठ के बिल्कुल शांत से बगीचे में, जहां एक शख्स ने कुदरत के सबसे बड़े राज पर से पर्दा उठाया था। और ये हैं ग्रेगर मेंडल। मेंडल एक मठ में रहते थे और उन्होंने वियना यूनिवर्सिटी से साइंस और मैथ्स की पढ़ाई की थी। उनके दिमाग में ना एक ही सवाल घूमता रहता था कि आखिर एक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होते हैं। और अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए उन्होंने क्या चुना पता है? एक मामूली सा मटर का पौधा। जी हाँ। और फिर उन्होंने अपने साइंस और मैथ्स के ज्ञान को मिलाया और हर पीढ़ी में दिखने वाले गुणों की गिनती शुरू कर दी। तो मेंडल का जो पहला एक्सपेरिमेंट था ना, वो एकदम सिंपल था। उन्होंने एक प्योर ब्रेड लंबा मटर का पौधा लिया, मतलब एक ऐसा पौधा जिसकी पिछली कई पीढ़ियों में सिर्फ लंबे पौधे ही हुए थे, और उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया एक प्योर ब्रेड बौने पौधे से। वो बस ये देखना चाहते थे कि भाई इन दोनों को मिलाने पर जो अगली पीढ़ी आएगी वो आखिर दिखेगी कैसी। अब जरा सोचिए, अगर एक लंबे और एक बौने पौधे को मिलाया जाए तो नतीजा क्या होना चाहिए? क्या पौधे मीडियम हाइट के होंगे या फिर कुछ लंबे होंगे और कुछ बौने? क्या लगता है? लेकिन जो नतीजा निकला ना, वो एकदम हैरान करने वाला था। पहली पीढ़ी के सारे पौधे लंबे थे, एक भी पौधा बौना नहीं, एक भी मीडियम हाइट का नहीं, सबके सब लंबे। ऐसा लगा जैसे बौनेपन वाला गुण कहीं गायब ही हो गया हो। अब ये एक नई पहेली थी, आखिर वो बौनापन गया तो गया कहाँ? और इसी नतीजे से मेंडल एक नए आइडिया पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि कुछ गुण डोमिनेंट होते हैं, मतलब प्रभावी होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी पौधे में लंबेपन और बौनेपन दोनों के फैक्टर मौजूद हैं तो दिखेगा सिर्फ लंबापन ही। आप कह सकते हैं कि लंबेपन वाले गुण ने बौनेपन वाले गुण को दबा दिया या छिपा दिया। तो अब सवाल ये था कि क्या बौनेपन का गुण हमेशा के लिए खत्म हो गया, या फिर वो बस कहीं छिपा हुआ है और सही मौके का इंतजार कर रहा है? खैर, मेंडल को तो इसका पता लगाना ही था। तो मेंडल ने क्या किया? उन्होंने पहली पीढ़ी वाले लंबे पौधों को लिया और उनका आपस में ही क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया, और यहीं पर सामने आया दूसरा बड़ा सरप्राइज। जो अगली पीढ़ी हुई उसमें करीब करीब 1/4 पौधे बौने निकले। जी हाँ, वही बौनापन वाला गुण जो गायब लग रहा था वो लौट आया था। मतलब साफ था, वो गुण गायब नहीं हुआ था, बस छिपा हुआ था। और यहीं से मेंडल को मिला अपना दूसरा बड़ा आइडिया, रिसेसिव ट्रेट का, यानी अप्रभावी लक्षण। बौनापन एक रिसेसिव ट्रेट था। ये तभी नजर आता है जब इसे माता और पिता दोनों से इसके फैक्टर मिलते हैं। अगर एक भी डोमिनेंट फैक्टर आ गया तो ये बेचारा छिपा ही रह जाता है। अब मेंडल के मन में एक और सवाल आया। उन्होंने सोचा कि क्या अलग-अलग गुण एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? मतलब क्या पौधे की लंबाई का उसके बीजों के आकार से कोई कनेक्शन है, या ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग-अलग, आजाद होकर काम करती हैं? तो ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक और मजेदार एक्सपेरिमेंट किया। इस बार उन्होंने एक ऐसा पौधा लिया जो लंबा था और जिसके बीज गोल थे, और इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया एक ऐसे पौधे से जो बौना था और जिसके बीज झुर्रीदार थे। तो अब देखिए, यहाँ दो गुण एक साथ देखे जा रहे थे, पौधे की लंबाई और बीज का शेप। तो नतीजा क्या निकला? एक बार फिर एकदम चौंकाने वाला। अगली पीढ़ी में सिर्फ पेरेंट्स जैसे पौधे नहीं थे, बल्कि कुछ नए कॉम्बिनेशंस भी बने थे, जैसे झुर्रीदार बीजों वाले लंबे पौधे और गोल बीजों वाले बौने पौधे। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी खोज थी। इसका मतलब ये था कि पौधे का लंबा या बौना होना इस बात पर जरा भी डिपेंड नहीं करता कि उसके बीज गोल हैं या झुर्रीदार। ये दोनों गुण एक दूसरे से बिल्कुल आजाद थे और अगली पीढ़ी में अपने अपने हिसाब से जा रहे थे।
ये आनुवंशिकता का एक और बहुत ही जरूरी नियम था। देखिए, मेंडल ने ये नियम तो खोज लिए थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि शरीर के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो इन सब गुणों को कंट्रोल कर रही है। पर आज साइंस की बदौलत हम इसका जवाब जानते हैं। तो मेंडल जिन्हें फैक्टर्स कह रहे थे वो असल में हैं क्या? इस सवाल का जवाब हमारी बॉडी के सेल्स के बहुत बहुत अंदर छिपा है। इसे ना ऐसे समझिए, हमारे शरीर के हर सेल में डीएनए होता है। ये एक मास्टर ब्लूप्रिंट की तरह है। इस ब्लूप्रिंट का एक छोटा सा हिस्सा जो एक खास इंस्ट्रक्शन देता है, उसे हम कहते हैं जीन। ये जीन ऑर्डर देता है प्रोटीन बनाने का, और फिर यही प्रोटीन एक वर्कर की तरह काम करता है और हमारे वो गुण बनाता है जो दिखते हैं, जैसे आंखों का रंग या हमारी हाइट। तो बिल्कुल मेंडल के मटर के पौधों की ही तरह हमें भी हर जीन की 2 कॉपी मिलती हैं, एक हमारी माँ से और एक हमारे पिता से। और ये जीन लिपटे होते हैं क्रोमोसोम नाम के स्ट्रक्चर्स पर। अच्छा, अब जब हम ये बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए इन्हें एक बहुत ही फंडामेंटल चीज पर लागू करके देखते हैं कि किसी का बायोलॉजिकल सेक्स कैसे तय होता है। इंसानों में सेक्स का पता जेनेटिकली चलता है। महिलाओं में 2 एक जैसे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, X और X, इसलिए फीमेल्स होती हैं XX। वहीं पुरुषों में एक X होता है और एक दूसरा छोटा Y क्रोमोसोम होता है, इसलिए मेल्स होते हैं XY। तो अब यहाँ इनहेरिटेंस कैसे काम करती है? देखिए, एक माँ के पास तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होते हैं, तो वो अपने बच्चे को हमेशा एक एक्स क्रोमोसोम ही देंगी। लेकिन एक पिता के पास एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो वो या तो एक्स दे सकते हैं या फिर वाई। इसका सीधा सा मतलब है कि ये पूरी तरह से चांस की बात है, 50-50। पिता से वाई क्रोमोसोम मिलने का चांस 50% होता है, जिससे लड़का होता है, और एक्स क्रोमोसोम मिलने का चांस भी 50% ही होता है, जिससे लड़की होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हर बच्चे को अपनी माँ से तो एक एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है। इसलिए बच्चे का सेक्स पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे अपने पिता से कौन सा क्रोमोसोम मिला है। अगर पिता से एक्स मिला तो नतीजा होगा लड़की यानी XX, और अगर Y मिला तो नतीजा होगा लड़का यानी XY। तो मेंडल के मटर के बगीचे से लेकर हमारे अपने DNA तक आनुवांशिकता के यही नियम हमें बनाते हैं। पर ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। सोचिए, अगर हमारी इस जेनेटिक ब्लूप्रिंट के इंस्ट्रक्शंस में ही कोई बदलाव आ जाए, तब क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जेनेटिक वेरिएशन और एवोल्यूशन की एक पूरी नई दुनिया की तरफ ले जाता है।